Namaste everyone, my name is Alpa Mandawat, a spiritual speaker and Grandmaster Reiki healer and I love to spread scientific spirituality। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इन ऑस्पिशियस जो मुहूर्त होते हैं जिसे क मुहूर्त भी बोलते हैं, जैसे कि धनारक है, मीनारक है, होलाष्टक है, भगवान सो जाते हैं, चातुर्मास है और इनके दौरान हम जो शुभ कार्य नहीं कर सकते उसके पीछे का धर्म और अध्यात्म विज्ञान क्या है, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों के परिप्रेक्ष्य में उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि थे उनको ये ब्रह्मांड के रहस्यों का गहरा ज्ञान था। ये जो भी सौर मंडल है, तारागण है, ग्रह है, नक्षत्र है, पृथ्वी है, उनके चाल को, उनके भ्रमण को वो बहुत अच्छी तरह से समझते थे और उनसे जो भी क्लाइमेट चेंजेस आते हैं उसकी जो भी मनुष्य के मन पर, शरीर पर और जीवन पर जो भी असर पड़ती है उनका भी उन्होंने गहरा अध्ययन किया था। और इसीलिए उन्होंने साल भर में जब भी एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस होने होते थे और एनर्जी का शिफ्ट होना होता था उस समय अवधि को उन्होंने कोई भी शुभ कार्य करने को वर्ज्य कहा था, क्योंकि तभी हमारा मन और शरीर वो नई एनर्जी के साथ अलाइन होने के लिए अभी तैयार नहीं होता है। तो उन्होंने क्रेस्टिंग पीरियड का निर्माण किया था। तो आइए आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम धनारक जो अभी चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे और उसको एस्ट्रोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमी और क्लाइमेट तीनों के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयत्न करेंगे। सूर्य जब वृश्चिक राशि में से धन राशि में प्रवेश करता है तो इसको हम धनारक बोलते हैं, धनुर्मास बोलते हैं। अब यहाँ आप चार्ट में देखो तो वृश्चिक जो राशि है वो वाटरी साइन है और धन जो राशि है वो फायरी साइन है। यहाँ पे फायर मतलब गर्मी की अभी हम बात नहीं करेंगे, ये एलिमेंट की बात है। तो जब वाटर और फायर वो दो एक्सट्रीम ऑपोजिट एनर्जी का यहाँ निर्माण होता है तो थोड़ा एनर्जी डिस्टर्बेंस यहाँ हो ही जाता है और उसी पीरियड के दरमियान हमारा जो मन और शरीर है वो भी उसके साथ अलाइन करने में उसको थोड़ा समय लगता है। तो अच्छा होता है कि यहाँ कोई हम बड़े निर्णय नहीं लें, क्योंकि हमारा मन तब संतुलित नहीं होता है। इसको अगर हम दूसरे एग्जाम्पल से समझें तो जब हम फॉरेन ट्रैवल करके फ्लाइट में आते हैं तो बिकॉज ऑफ दिवस और रात का जो फ़र्क होता है उसके कारण हमें जेट लैग हो जाता है और हमें 1-2 दिन नॉर्मल होने में लग जाते हैं। तो यही बात यहाँ भी होती है। अगर दूसरी एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पॉइंट से हमें देखें तो हम थोड़ा ये समझेंगे कि सूर्य को हम एस्ट्रोलॉजी में पिता का कारक समझते हैं, आत्मा का कारक समझते हैं, तो साथ में उसको कुंडली का किंग भी कहा गया है, राजा है वो। और जो सेजिटेरियस धन राशि जो है वो गुरु की ओन साइन है और धर्म साइन भी है और ये गुरु का घर है। तो राजा जब गुरु के घर आते हैं तो गुरु का घर मतलब आश्रम हो जाता है। तो वहाँ पे सीधी सी बात है कि मौज मजा या भोग विलास की बात तो राजा करेंगे नहीं, तो वहाँ धर्म ध्यान की बात है, मंत्र जाप पूजा पाठ ये सब करने की बात है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि ने इस पीरियड को कोई भी जो भी दुनियावी कार्य होते हैं, जो भी ऐसे वर्ल्डली प्लेजर के कार्य है वो करने को मना किया था। बट अगर उसको हम क्लाइमेट के हिसाब से समझें तो ये दिसंबर महीना है जब एक्सट्रीम कोल्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। और पहले के समय में जब इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, लाइट भी नहीं होती थी, आने जाने के लिए भी इतनी कोई ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं होती थी, तो उस पीरियड में और दिन भी इसी टाइम थोड़े छोटे होते थे, रातें लंबी होती थी, तो कोई भी ऐसे बड़े कार्य करने हो तो ये फेवरेबल पीरियड नहीं होता था। इसीलिए उसको एक रेस्टिंग पीरियड बता दिया था और कोई भी शुभ कार्य करने को वर्ज्य कहा था। पर उसके बाद ही जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसको हम मकर संक्रांति बोलते हैं और उत्तरायण भी बोलते हैं, उसके बाद हम कोई भी शुभ कार्य करने के लिए कर सकते हैं। मतलब तो क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ा एस्ट्रोनॉमी समझना पड़ेगा। तो जैसे हम सब जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है वो उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध 2 भागों में बटी हुई है। तो हम जो है मतलब भारतवर्ष उत्तर गोलार्ध के अंदर है
और हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री जितनी टिल्टेड है, झुकी हुई है पूर्व की साइड। तो जब भी उत्तरायण का समय आता है तो हमारा जो उत्तर गोलार्ध है वो सूर्य के सामने आ जाता है। और जैसे हमारी पृथ्वी है उसकी दो भ्रमण अगर हम समझते हैं कि एक तो वो अपने ही एक्सिस पर भ्रमण करती है जिसको हम रोटेशन बोलते हैं, जिससे दिवस और रात बनते हैं, और दूसरा जो है वो सूर्य के आजू बाजू भ्रमण करते हैं जिसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं, और जिससे ऋतुएं बदलती है। और जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम बोलते हैं कि सूर्य अलग अलग जगह पे जाते हैं, बट हम सब जानते हैं कि सूर्य तो एक ही जगह होता है, पृथ्वी उसके आजू बाजू चक्कर लगाती है। तो जब उत्तर गोलार्ध सूर्य के सामने आते हैं तो हमें सूर्य की इनफ ऑफ धूप मिल जाती है, बहुत ही प्लेजेंट एटमॉस्फेयर का निर्माण होता है, और हम भी एनर्जी से, सोलर एनर्जी से भर जाते हैं, और हमारा मन और शरीर प्रफुल्लित हो जाता है, और दिन भी अभी बड़े होने लगते हैं जनवरी के बाद। तो फिर इसी जो फेवरेबल टाइम हो जाता है हमारे लिए कि हम कोई भी शुभ कार्य है, शादी ब्याह है, कोई भी बड़ा अगर निर्णय लेना है, नया काम शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, गृह प्रवेश करना है, तो ये कर सकते हैं, क्योंकि तभी एक पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण हो चुका होता है। आइए अब हम बात करते हैं मीनारक की और होलाष्टक की। तो जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको मीनारक बोलते हैं, और मीन भी जो राशि है वो गुरु की ओन साइन है, गुरु का घर है, और मोक्षा साइन भी है। तो जब राजा मोक्ष के स्थान पे आता है, गुरु के घर में आता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे धर्म और आध्यात्म की ही बातें होंगी। और अगर ये टाइम पीरियड भी आप यहाँ देख रहे हो चार्ट में, तो फरवरी से मार्च महीने का टाइम पीरियड है कि जहाँ पे होली भी पड़ती है, और उसको होलाष्टक भी हम बोलते हैं। और बोलते हैं कि उस टाइम पीरियड में भी सामने जब होली हो तो कोई शुभ कार्य नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम अभी तक का जो समय था उत्तरायण जनवरी से लेके मार्च तक, तो एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर था, और हमारा जो मन और शरीर था वो एक एक्सट्रीम कोल्डनेस का एक्सपीरियंस लेके एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर में से गुजर रहा था। और अब जाके अगर यहाँ चार्ट में देख रहे हो, जहाँ मैंने एरीज लिखा हुआ है, मेष राशि है, वो सूर्य के बिल्कुल सामने है। तो यहाँ पे सूर्य के प्रखर ताप अभी अप्रैल महीने में हमें फेस करना पड़ेगा, तो उसके साथ अलाइन करने के लिए भी हमें थोड़ा टाइम चाहिए। और वैसे भी अगर ये जो मीन राशि है वो एक वाटरी साइन है, और एरीज जो है वो फायरी साइन है, तो यहाँ भी एक एक्सट्रीम ऑपोजिशन की एनर्जी का निर्माण होता है। तो यहाँ भी थोड़ा एनर्जी डिस्टर्बेंस होता है, और हमें उसके साथ अलाइन करने के लिए थोड़ा वक्त की ज़रूरत होती है। अगर दूसरी बात हम यहाँ देख रहे हैं कि इसी थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी किसी को पता है, तो इसीलिए सूर्य को बोला गया है कि वो मेष राशि में उच्च का होता है, एरीज में उसको एक्सॉल्टेड बताया गया है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। और इसीलिए जब होली आती है तो मेरे पहले के 4 महारात्रि का जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया था कि होली में जो अग्नि हम प्रज्वलित करते हैं तो उसके आजू बाजू जो हम प्रदक्षिणा करते हैं तो वो कर्मा क्लिनजिंग होता है, नेगेटिविटी हमारी बर्न होती है। और साथ में अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमें अभी एक्सट्रीम धूप का सामना करना है, हॉटनेस को सामना करना है, तो उसके लिए जब होली के आजू बाजू हम प्रदक्षिणा करते हैं तो उसके ताप के साथ, उसकी हॉटनेस के साथ हमारी बॉडी अलाइन हो रही होती है। तो ये भी एक यहाँ पे एस्पेक्ट देखने को मिलता है। तो अप्रैल मंथ से लेके जुलाई मंथ तक जो हमारा एक समर सॉलिस्टिस जिसे हम बोलते हैं, तो वो बहुत ही फेवरेबल टाइम बन जाता है, क्योंकि हमें इनफ ऑफ सनलाइट मिलती है, हमारे डेज अभी लंबे होने लगे हैं, तो इनफ ऑफ आवर्स मिलते हैं हमारे कोई भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए, और हम भी एक वाइटल एनर्जी से भरे हुए होते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव सन एनर्जी हमें मिल रही होती है। तो अप्रैल से लेके जुलाई तक हम इसे फेवरेबल पीरियड मानते हैं कोई भी शुभ कार्य करने के लिए। बट अगर आज के अगर डेट में हम देखें तो बिकॉज ऑफ बहुत सारे पॉल्यूशन की वजह से इतने सारे मतलब क्लाइमेट चेंजेस आने लगे हैं कि कभी भी बारिश होती है, कभी भी एक्सट्रीम हीट पड़ने लगती है, ठंड लगने लगती है। और जहाँ तक अप्रैल मई और जून का सवाल है, तो ये जो पूरा समर का जो सीज़न है वो इतना ज़्यादा गर्मी होती है कि हमें कोई भी कार्य करने का मन नहीं करता है, ये अलग बात है। ये पर जब ये नीति नियम बने थे वो पहले की समय की बात है, जहाँ पे ऐसा
नहीं था। और फिर जब जुलाई मंथ आता है तो जुलाई मंथ में बारिश की सीज़न शुरू हो जाती है और जहाँ से चातुर्मास भी प्रारंभ होते हैं और जुलाई महीने में ही देवशयनी 11 भी आती है। तो यहाँ से बोलते हैं कि भगवान की रात्रि भी शुरू होती है, जो हम आगे देखेंगे। जुलाई जो मंथ है वहीं से वर्षा ऋतु का भी प्रारंभ होना शुरू होता है और इसी मंथ में जो देवशयनी 11 भी आती है तो यहीं से भगवान की रात्रि का भी प्रारंभ होता है। और 21 जो जून है वो लॉन्गेस्ट डे वाला पीरियड माना गया है और उसके बाद धीरे धीरे दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं और रात लंबी होती है, तो इसीलिए इसको हम भगवान की रात्रि भी बोलते हैं। और अगर यहाँ आप चार्ट में देखो तो जहाँ पे जुलाई मंथ लिखा हुआ है वहाँ पे कैंसर साइन लिखी हुई है, कर्क राशि, जो कि गुरु की ओन साइन तो नहीं है बट गुरु यहाँ उच्च के होते हैं, एक्सॉल्टेड साइन है और ये मोक्सा साइन भी है। तो सेम नॉलेज यहाँ भी अप्लाई होता है रूल्स कि जब सूर्य जब यहाँ आते हैं, मतलब राजा जब मोक्ष स्थान पे आते हैं तो यहाँ भी धर्म और अध्यात्म की ही बातें होगी। और अगर हम आगे देखें तो जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर तक का जो पीरियड है उसमें बहुत ही ज़्यादा बारिश होने की वजह से बहुत ही इनकन्वीनियंट होता है कोई भी कार्य करने के लिए। और जब पहले का जो समय था उसमें मैंने पहले भी बताया है कि इतना अच्छा टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, बहुत सारी असुविधाएं के साथ लोग जीना पड़ता था, तो कोई भी जब कार्य करने होते थे तो ये सीज़न जो है वो इतनी फेवरेबल नहीं थी उनके लिए। दूसरा कि ये जो कर्क से मकर का जो पीरियड है उसको हम दक्षिणायन बोलते हैं कि हमारा जो उत्तर गोलार्ध है, क्योंकि भारतवर्ष उत्तर गोलार्ध में है, वो सूर्य से अभी दूर होता चला जाता है और दक्षिण गोलार्ध सूर्य के सामने आता है, तो हमें अभी इनफ ऑफ सनलाइट नहीं मिलती है और सूर्य प्रकाश के अभाव में बहुत ही एक डलनेस की एनर्जी का निर्माण होता है और उसके चलते हमारा मन और शरीर भी जो है वो भी थोड़ा सा डिजीनेस है, थोड़ा सा डलनेस का अनुभव भी कभी कभी करता है। और उस कंडीशन में ये अच्छी बात नहीं होती है, जब हमारा मन और शरीर संतुलित नहीं है तो कोई भी बड़े लाइफ रिलेटेड डिसीजन लेना अच्छा नहीं माना गया है, इसीलिए शुभ कार्य यहाँ वर्ज्य थे। दूसरी बात अगर हम देखें कि ये चातुर्मास के 4 मंथ के दरमियान हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने व्रत और उपवास का बहुत महात्म्य किया है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सोलार चक्र जो है, सूर्य चक्र, मणिपुर चक्र जिसे हम बोलते हैं, वहीं पे हमारी जठराग्नि भी है। तो बिकॉज ऑफ अभी सूर्य की इनफ ऊर्जा नहीं मिलती है तो वो हमारा सूर्य चक्र भी अफेक्ट होता है और वहाँ भी लो एनर्जी होने के कारण डाइजेस्टिव इतना फायर हमारा नहीं होता है, वीक हो जाता है। तो व्रत और उपवास करने से इसको हम संतुलित और ठीक रख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा विज्ञान था जो हमारे ऋषि मुनि जानते थे। अब जब भी अक्टूबर मंथ आने लगता है, नवरात्रि आने लगती है, तब तक बारिश रुकने का काम भी शुरू हो जाता है और अक्टूबर से लेके दिसंबर आने तक एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और पृथ्वी ने भी अभी सोलर मतलब समर सोलास्टिस के दरमियान जो भी धूप इकट्ठा करके रखी थी, अक्वायर करके रखी थी, उसका भी कोटा जो होता है वो अभी तक है। तो एक वार्म एटमॉस्फेयर होता है, प्लेजेंट एटमॉस्फेयर होता है, न ज़्यादा ठंडी न गर्मी, और बारिश भी थम गई है। तो फिर हम जब भी दिवाली के बाद की जो देव उठानी 11 आती है उसके बाद हम कोई भी शुभ कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो इसीलिए ऋषि मुनियों ने ये पूरे साल भर में जो भी 3 से 4 बार जो एक इनऑस्पिशियस टाइम बताए थे वो एक्चुअली रेस्टिंग पीरियड थे कि जब नई जो भी एनर्जी शिफ्ट होने वाले होते थे, बड़े बड़े क्लाइमेट चेंजेस होने वाले होते थे, तो उस वक्त हमारे मन और शरीर को भी हम वो चेंजेस के लिए अक्वायर करने के लिए, उसको अडेप्टेशन करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हमारे को तैयार कर सके। तो ये एक रेस्टिंग टाइम था हमारे शरीर और मन को संतुलित करने का। तो होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू एंड ब्लेस यू ऑल।